जीतू कंप्यूटर चैनल पर आपका स्वागत है फ्रेंड्स। आइए आज हम देखते हैं अगला वीडियो एक न्यू वीडियो बना रहे हैं जिसमें भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और फ्रेंड्स आपको बताना चाहेंगे हमारे चैनल पर क्विज स्टार्ट हो चुका है। हम क्विज भी डालते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड अभी डाल रहे हैं और आगे हम इंडियन पॉलिटी से संबंधित भी इन क्विज इसमें पोस्ट करेंगे चैनल पर। तो आप क्विज भी लगा सकते हैं। देखते हैं हम कल हमने कहाँ तक पढ़ लिया था फ्रेंड्स, हम इसको देखते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये बहुत ही एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। ये आप जो है इसको यदि कंप्लीट कर लेते हैं, जो जितनी भी मेरी सारी क्लासें इसमें डली हुई हैं यदि सभी को आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको जो है बहुत ही लाभ रहेगा इसमें। इंडियन पॉलिटी में कोई भी आपका वनडे एग्ज़ाम है इससे बाहर नहीं जाएगा। इस सेक्शन इंडियन पॉलिटी के सेक्शन में ये ज़रूर आएंगे। 7वीं अनुसूची हम कहाँ तक आ चुके थे फ्रेंड्स? अटॉर्नी जनरल ये हमने पढ़ लिया था, ये भी पढ़ लिया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ये हमारा हो चुका था। कैबिनेट मिशन योजना 5वीं अनुसूची 6वीं। ब्रिटिश ये फ्रेंड्स हमारा हो चुका था। इसके बाद हम 6 सप्ताह आर्टिकल ये फ्रेंड्स हमारा क्रिप्स प्रस्ताव ये फ्रेंड्स ये यहाँ से हमें करना है। ये हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व का पढ़ लिया था फ्रेंड्स, हम यहाँ से कंप्लीट करेंगे। देखिए पिछले वीडियो में जो फ्रेंड्स हमने पढ़ा था वो हमारा लास्ट क्वेश्चन ये था कि भारतीय संविधान की संघ और राज्यों के बीच की शक्ति का विभाजन किस देश के संघ की प्रेरणा पर आधारित है? तो वो हमने बताया था कनाडा। जो हमारे भारतीय संविधान के राज्य और संघ की शक्ति है उसका विभाजन है या प्रेरणा है वो किस आधार पर है? तो कनाडा के संविधान के आधारित है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के कितने दिन पश्चात अध्यादेश अप्रभावी हो जाता है यदि इस बीच संसद एक प्रस्ताव द्वारा उस पर अपनी स्वीकृति ना दे? तो 6 सप्ताह है। संसद अधिवेशन प्रारंभ होने के कितने दिन पश्चात अप्रभावी हो जाता है? तो वो है 6 सप्ताह बाद। तो ये फ्रेंड्स हमारा रहेगा। आगे हम देखेंगे भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है? तो ये फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि जो भारतीय संविधान है वो राज्य सरकारों को कौन सा आर्टिकल के तहत ग्राम पंचायत को गठित करने का निर्देश देते हैं। तो वो आर्टिकल 40 बिल्कुल महत्वपूर्ण है, आपको याद होना ही चाहिए, कंठस्थ याद होना चाहिए कि आर्टिकल 40 यानी ग्राम पंचायतों के बारे में कहा गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीयों को सत्ता के हस्तांतरण का उल्लेख सर्वप्रथम कब किया गया है? तो ये है फ्रेंड्स क्रिप्स मिशन, ये 1942 में किया गया है फ्रेंड्स। इसके बाद हम देखते हैं ब्रिटिश संसद के लिए चुने गए इसमें हम थोड़ा कलर चेंज भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। अच्छा, ये थोड़ा इसको हमने बड़ा कर लिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम देख रहे हैं कि ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे, तो वो थे कौन थे? वो दादा भाई नौरोजी थे। मतलब इसका कहने का तात्पर्य ये है फ्रेंड्स कि ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय जो थे, मतलब इसका कि संसद जो है ब्रिटिश में जो चलती थी संसद, उसमें जो प्रथम भारतीय थे वो कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। इसके बाद भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? वो थे जेपी कृपलानी। तो जेपी कृपलानी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यह कथन किसका है कि भारत का संविधान संघीय कम है और एकात्मक अधिक है? केसी हेरियर का।
एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय ये है आपका फिलिस्पीन में। फ्रेंड्स, फिलिस्पीन मतलब मनीला शहर में, फिलिस्पीन के मनीला शहर में ये है। इसके बाद हम देखते हैं फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा सा कम करेंगे हम। इसके बाद हम देखते हैं फ्रेंड्स कि इसमें जो है बेयर एंड बॉन्ड स्कीम, बेयर बॉन्ड स्कीम का उद्देश्य क्या था? तो बेयर बॉन्ड स्कीम का उद्देश्य था कि काले धन की निकासी, जो आपका काला धन है उसकी निकासी के लिए बेयर एंड बॉन्ड स्कीम था। तो ये आप याद रख सकते हैं फ्रेंड्स, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ब्याज दर किस नीति से संबंधित है? ये मौद्रिक नीति से संबंधित है फ्रेंड्स। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? 1952 में। आपको याद होना चाहिए फ्रेंड्स, जो राष्ट्रीय विकास परिषद है इसका जो गठन हुआ था वो 1952 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं फ्रेंड्स, शेयर बाजार में अल्फा फैक्टर का अर्थ क्या है? जो शेयर मार्केट होता है हमारा फ्रेंड्स, उसमें अल्फा फैक्टर का अर्थ है वह अवधारणा जो किसी शेयर को अंतर्निष्ठ अस्थिरता का मापन करती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदस्य संख्या के आधार पर भारत की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन कौन सी है? तो है इंटक। कौन सी है? जो ट्रेड यूनियन है फ्रेंड्स, सदस्य संख्या के आधार पर, मतलब संख्या बल जिसका ज़्यादा है वो ट्रेड कौन सी है? वो है इंटक। क्या है फ्रेंड्स? वो है इंटक। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, किस अधिनियम के द्वारा भारत में किस अधिनियम के द्वारा भारत में वर्ग जाति धर्म के आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र करने वाला प्रावधान किया गया था? तो है भारत सरकार अधिनियम 1909 मार्ले मिल्टो सुधार। जो मार्ले मिल्टो सुधार था फ्रेंड्स, उसमें अधिनियम के तहत वर्ग जाति धर्म के आधार पर ही जो है इसमें आपका क्षेत्र का निर्वाचन होता था। अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो वो है आर्टिकल 263। इसके बाद हम देखते हैं फ्रेंड्स, सरकारी उपक्रम समिति वित्तीय समिति में कुल 22 राज्य होते हैं। लोकसभा एवं राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो लोकसभा के 15 होते हैं और राज्यसभा के 7 होते हैं। जो आपकी सरकारी उपक्रम समिति होती है फ्रेंड्स, वित्तीय समिति, तो उसमें जो है कुल सदस्य 22 होते हैं, जिसमें से 15 तो आपके क्या होंगे? लोकसभा के होंगे, ठीक है, और 7 राज्यसभा के, तो टोटल मिला के 22 हो गए हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, राजस्थान उच्च न्यायालय एवं इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये फ्रेंड्स बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपके राजस्थान हाई कोर्ट और यूपी हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो आपके राजस्थान की जो है स्थापना 1919 में हुई, 1939 में, और 1866 में आपकी इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना। इसके बाद हम फ्रेंड्स देखते हैं, किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं लोकसभा के निर्वाचित संबंधी विवाद न्यायालय के क्षेत्र का अधिकार से बाहर किया गया है? तो है 39वां संविधान संशोधन, जो प्रधानमंत्री, लोकसभा के निर्वाचन संबंधी विवाद या न्यायालय के क्षेत्र अधिकार से बाहर है फ्रेंड्स, या राष्ट्रपति। तो ये 39वां संविधान संशोधन 1975। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित वर्णित है? तो आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, जो प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार है वो आर्टिकल 19 में फ्रेंड्स है। आर्टिकल 19 में आपको स्वतंत्रता का अधिकार है फ्रेंड्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? तो ये राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकते हैं राष्ट्रपति। इसके बाद हम फ्रेंड देखते हैं, सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालत आयोजित की गई थी? तो वो है गुजरात। आपने देखा होगा फ्रेंड्स, आपके ज़िले में एक लोक अदालत का आयोजन किया जाता है, जिसमें आपकी
अगर बिल संबंधी या आपका ऋण संबंधी गवर्नमेंट जैसे बिजली बिल ज़्यादा आ गया हो या आपका बैंक का कोई आपका ज़्यादा लोन है, तो उसमें उसके लिए सेटलमेंट के लिए एक लोक अदालत का आयोजन किया जाता है, जो जिला स्तर पर भी होता है और ब्लॉक स्तर पे भी होता है। तो इस लोक अदालत में फ्रेंड्स, ये सबसे पहले लोक अदालत कहाँ चालू हुई थी? तो ये आपकी गुजरात, याद होना चाहिए फ्रेंड्स, गुजरात में लोक अदालत आयोजित की गई थी। इसके बाद हम देखते हैं फ्रेंड्स, 42वां अमेंडमेंट इतना महत्वपूर्ण है, इतना कुछ नहीं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस आर्टिकल में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? तो आर्टिकल 51 का, जो 42वें संविधान संशोधन में आर्टिकल 51 का में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो ये फ्रेंड्स हमें पता होना चाहिए। इसके बाद संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो वो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है फ्रेंड्स। जो संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार है, वो यूएसए से लिया गया है फ्रेंड्स। इसके बाद हम देखते हैं भारत की संप्रभुता किसने निहित है? उत्तर है भारत की जनता में। विश्व के एकमात्र हिंदू राष्ट्र का नाम बताइए, तो वो है नेपाल। मतलब हम कह सकते हैं आपका विश्व के एकमात्र हिंदू राष्ट्र का नाम बताइए। अभी आप देख ही रहे होंगे हिंदू राष्ट्र के बारे में काफ़ी लोग कह रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। तो अगर हम कहेंगे कि कोई एक विश्व में ऐसा स्थान है जहां हिंदू राष्ट्र है, तो वो हिंदू राष्ट्र कोई देश है, तो वो है नेपाल है। इसके बाद हम देखते हैं भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? विधि अधिकारी मतलब महान्यायवादी। तो भारत का प्रथम विधि अधिकारी जो होता है, भारत का महान्यायवादी होता है। भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य कब घोषित किया गया? 26 जनवरी 1950। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारे भारत का भारतीय संविधान लागू हुआ था, इसलिए हमारा भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित हो गया है। इसके बाद फ्रेंड्स हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? मतलब मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है? तो वो आप समझते हैं कि सबसे पहले हुआ था यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। आपको जो है मूल अधिकार सर्वप्रथम इस देश में थे। इसके बाद हम देखते हैं फ्रेंड्स, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन कर सकता है? तो राज्यसभा 2/3 बहुमत से, 2/3 जिसे हम कहते हैं, इस बहुमत से आप अखिल भारतीय का सृजन कर सकते हैं। लोकसभा में विपक्षी दल के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए दल द्वारा न्यूनतम कितने प्रतिशत सीटें प्राप्त करना आवश्यक है? तो फ्रेंड्स 10% सीटें उनको प्राप्त करना आवश्यक है, तभी वो विपक्षी दल के नेता बनेंगे। इसके बाद हम देखते हैं फ्रेंड्स कि संविधान की पहली सभा बैठक किस दिन हुई थी? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। संविधान की पहली सभा की बैठक जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 में हुई थी फ्रेंड्स, और इसमें 2 दिन बाद ही 11 दिसंबर 1946 को इसका स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ये पहले अस्थायी अध्यक्ष थे, शायद सच्चिदानंद सिन्हा, ऐसा कुछ करके था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। लेकिन ये है कि अस्थायी एक मीटिंग हुई थी, वो 9 दिसंबर को हुई थी विधानसभा की पहली बैठक, और 11 दिसंबर को आपके एक स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, जो इसमें 2 दिन बाद मीटिंग हुई थी। भारतीय संविधान निर्माण की दिशा में पहला कार्य उद्देश्य प्रस्ताव था 22 जनवरी 1947 को। यह प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? मैंने बताया था फ्रेंड्स, मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था, वो भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये इस प्रस्ताव रखा था, और ये इन्होंने भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा है फ्रेंड्स।
जो संविधान की प्रस्तावना है उसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा है, वो किसने कहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है। इसके बाद हम देखते हैं मूल संविधान में राज्यों के 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था? तो वो है फ्रेंड, उत्तर में है फजल अली की अध्यक्षता में किया गया था फ्रेंड। संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो ये फ्रेंड्स वैधानिक अधिकार है। क्या है? संपत्ति का अधिकार वैधानिक अधिकार है। इसके बाद हम देखते हैं किस वर्ष संसद ने अप्रदस्ता मतलब किस वर्ष संसद ने अपराध अधिनियम को संशोधित कर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के मान से पारित किया है? तो वह 1976 में। कब किया? 1976 में। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया है? तो फ्रेंड्स वो है 42वें संविधान संशोधन 1976। याद होना चाहिए फ्रेंड्स, 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था वो 1976 में हुआ था और 44वां संविधान संशोधन हुआ था वो ठीक 1978 में हुआ था। ये आपको याद करना है फ्रेंड। इसके बाद हम आगे बात करेंगे भारत के कौन से राष्ट्रपति द्वितीय पसंद सेकंड प्रेफरेंस के मतों की गणना के फलस्वरूप अपना निश्चित कोटा प्राप्त कर निर्वाचित हुए थे? तो वो बीबी गिरी। जो बीबी गिरी थे वो सेकंड प्रेफरेंस में वो निश्चित कोटा से निर्वाचित हुए थे। इसके बाद हम फ्रेंड्स देखते हैं आगे संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था है? तो आर्टिकल 360 और आर्टिकल 368 से क्या होता है फ्रेंड्स? संविधान संशोधन होता है। आर्टिकल 356 से राष्ट्रपति शासन लागू होता है। आर्टिकल 360 से आपका वित्तीय आपात इसमें व्यवस्था होती है। अगला है भारतीय संविधान की कौन सी नागरिकता प्रदान की गई है? तो आपको पता है कि भारतीय संविधान में यहाँ एकल नागरिकता है। ये हमें पता होना चाहिए कि हमारे भारत देश के अंदर मात्र एकल नागरिकता ही है। इसके बाद हम फ्रेंड्स देखते हैं प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को किस स्थान पर किया था? याद होना चाहिए फ्रेंड्स कि आप ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स, बहुत वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। इसको आप बिल्कुल स्टार लगा लीजिए, इसको प्रश्न को परीक्षा में आना ही आना है। ये फ्रेंड्स मैं बता दूं आपको कि भारत प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959, 2 अक्टूबर मतलब समझते गांधी जी की जयंती को किस स्थान पर किया था? तो ये किया था फ्रेंड्स राजस्थान का नागौर, राजस्थान में नागौर में किया था फ्रेंड। 2 अक्टूबर को किया था फ्रेंड्स, ये 2 अक्टूबर नागौर राजस्थान। इसके बाद लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? तो 1/10। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो यह फ्रेंड्स राष्ट्रीय विकास परिषद। पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता है फ्रेंड्स। इसके बाद फ्रेंड्स है राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो वो है राज्यपाल। फ्रेंड्स पता होना चाहिए आपको। इसके बाद हम देखते हैं नए राज्य के गठन अथवा सीमा परिवर्तन का अधिकार किसे है? नए राज्य के गठन अथवा सीमा परिवर्तन का अधिकार किसे है? तो उत्तर है फ्रेंड्स संसद को। किसको है फ्रेंड्स? संसद को है। इसके बाद हम देखते हैं फ्रेंड्स भारत में लोकसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये भी महत्वपूर्ण है कि भारत में लोकसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? तो वह प्रधानमंत्री के परामर्श से
राष्ट्रपति द्वारा। मतलब प्रधानमंत्री जी भारत की लोकसभा को भंग कर सकते हैं, वो भी राष्ट्रपति जी के परामर्श के द्वारा, राष्ट्रपति जी के द्वारा, और परामर्श रहेगा पीएम साहब का। इसके बाद हम देखते हैं फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है, तो वो है राष्ट्रपति में। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कहाँ हुआ था फ्रेंड्स, ये भी पता होना चाहिए आपको कि राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कहाँ हुआ था, कब हुआ था। तो राज्यसभा का गठन जो हुआ था 3 अप्रैल 1952। मतलब जो आपका लोकसभा के बाद जो राज्यसभा सदन है, आपको फ्रेंड्स ये भी पता होना चाहिए कि जो लोकसभा होती है, आपका लोकसभा सदन होता है, दूसरा आपका राज्यसभा सदन होता है। तो अगर कोई क्वेश्चन आ जाए कि लोकसभा सदन और राज्यसभा सदन में से बड़ा सदन कौन सा है, तो आपको राज्यसभा लगाना है, क्योंकि आपका राज्यसभा सदन बड़ा होता है। इसके बाद फ्रेंड्स हम देखते हैं, संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना कितने दिनों तक सदन में अनुपस्थित रहे तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाता है, 60 दिन। यदि आप अपने अध्यक्ष की पूर्व के अनुमति के बिना, जो आपके संसद के अध्यक्ष हैं, मतलब लोकसभा अध्यक्ष आपके स्पीकर हैं, अगर उनको सूचना दिए बिना आप 60 दिन तक अनुपस्थित रहते हैं तो आपका पद रिक्त कर दिया जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स हम देखते हैं, लोकसभा अध्यक्ष कौन चुनता है, तो लोकसभा अध्यक्ष चुनता है लोकसभा के सदस्य। यदि हम लोकसभा के सदस्य हैं तो हम ही उनमें से अध्यक्ष को चुनेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, क्या संघ शासित क्षेत्र में राज्यसभा में अपना प्रतिनिधि भेजते हैं, तो हाँ भेजते हैं। केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। जो केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान है, वो संवैधानिक प्रधान फ्रेंड्स कौन है, राष्ट्रपति है। और चूंकि राष्ट्रपति देश के सबसे बड़े पद पर भी है, वो सबसे बड़ा पद है। चूंकि राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है, यदि राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद हो गया है तो किसे निर्देशित किया जाएगा, तो फ्रेंड्स वो है सर्वोच्च न्यायालय को। जो देश का सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, देश का सर्वोच्च न्यायालय भारत का सुप्रीम कोर्ट है, जिसे हम हिंदी में सर्वोच्च न्यायालय कहेंगे। इसके बाद है फ्रेंड्स, देसी नरेसी के प्रीवियस और विशेष अधिकारों को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समापन किया गया है, तो उत्तर है 26वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। कौन सा है फ्रेंड्स, 26वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। ये फ्रेंड्स आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आप ज़रूर इसको अच्छे से पढ़िएगा, कंप्लीट करिएगा फ्रेंड्स। और हम देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि इसमें क्या है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक मिनट 1 सेकंड फ्रेंड्स। इसमें है, देसी नरेसी के प्रीवियस और विशेष अधिकार किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समापन किया गया है, तो 26वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था, संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था, तो कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर। कैबिनेट मिशन योजना आई थी, उसके बाद ही उसकी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया था। इसके बाद हम फ्रेंड्स देखते हैं, संविधान सभा का कौन सा आर्टिकल सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है, तो आर्टिकल 15, जिसमें समानता का अधिकार है। आपको आर्टिकल 15 प्रेस वार्ता की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता देता है, और संविधान आर्टिकल 15 जो है आपका समानता का अधिकार देता है। संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है, संवैधानिक संशोधन के लिए तो किसी भी सदन में पेश कर सकते हैं आप फ्रेंड्स। लोकसभा में करेंगे तो लोकसभा जाएगा, राज्यसभा जाएगा, राष्ट्रपति महोदय के पास जाएगा। राज्यसभा में करेंगे तो राज्यसभा जाएगा, लोकसभा जाएगा, राष्ट्रपति महोदय जाएगा। इस प्रकार से इसका रहता है। राष्ट्रपति पद पर
कार्यकारी राष्ट्रपति के अलावा सबसे कम अवधि के लिए पदारूढ़ रहने वाले व्यक्ति कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है वो सबसे पदारूढ़ अवधि में रहने वाले व्यक्ति हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हम देखते हैं राज्यों का भाषाई आधार पर गठन किस वर्ष में हुआ? तो सबको पता है कि राज्यों का भाषाई आधार पर गठन हुआ है 1956 में। और सबसे पहले कौन सा हुआ है? तो आंध्र प्रदेश। ये भी आपको पता होना चाहिए। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? तो मैंने बताया था फ्रेंड्स, संविधान में जो आत्मा है, जो आर्टिकल 32 को कहा गया है संविधान की आत्मा आर्टिकल 32। किसने कहा है? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने कहा है। इसके बाद हम देखते हैं फ्रेंड्स, बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? मतलब विधानसभा, यदि हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में जो विधानसभा यानी कि जो विधायक की संख्या है, विधायक की जो सीट है वो 230 है। और बिहार में हम बात करें तो 243 है। मतलब आप यहाँ बिहार MP से थोड़ा ज़्यादा है। 243 विधानसभा सदस्यों की संख्या है वहाँ पर। इसके बाद लोकसभा के चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर के बाद किया गया है? तो 2026 ईस्वी। इसके बाद फ्रेंड्स, गोवा को किस वर्ष राज्य का दर्जा मिला है? किस वर्ष राज्य का दर्जा मिला है? तो 1987। नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहेंगे? महापौर। आपको पता होगा, जैसे हम बात करेंगे भोपाल नगर निगम में कौन है सर्वोच्च अधिकारी? तो आपको पता है कि जैसे हमारे यहाँ नगर पालिका अध्यक्ष होता है, वैसे ही नगर निगम में महापौर का चुनाव होता है फ्रेंड्स। तो सबसे वरिष्ठ अधिकारी हम बात करेंगे तो नगर निगम के सबसे वरिष्ठ अधिकारी हैं महापौर। ये आपको पता होना चाहिए। प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई है? तो फ्रेंड्स ये है 14। प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई थी? तो फ्रेंड्स वो है 14। इसके बाद हम देखते हैं फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? तो गृह मंत्रालय के अधीन होता है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा पारित संविधान में कुल कितने आर्टिकल और अनुसूचियां हैं? तो फ्रेंड्स ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका कि संविधान सभा द्वारा पारित संविधान में कुल कितने आर्टिकल और कितनी अनुसूचियां हैं? तो हम बात करेंगे जो मूल आर्टिकल है हमारे संविधान में वो 395 आर्टिकल हैं और 8 अनुसूचियां थीं, जो 8 से बढ़कर 12 अनुसूचियां अभी हैं और आर्टिकल 395 हैं, जिसमें धीरे धीरे उसमें कॉलम बाई कॉलम उसी के अंदर उसको बढ़ाया गया है। हम बात करेंगे भारतीय संविधान में कितने भागों में विभाजित है। भारतीय जो संविधान है, अगर हम भागों की बात करें तो कितने भागों में संविधान विभाजित है? वो हमारे 22 भाग हैं। ये फ्रेंड्स क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ये परीक्षा में आते ही आते हैं, कई बार रिपीट होते हैं फ्रेंड्स। ये बहुत बेसिक जानकारी है। हमारे जो राजनीतिक क्षेत्र में जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं वो भी इस जानकारी को ले सकते हैं। ये जानकारी उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगी और फायदेमंद साबित होगी। भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान संशोधन संबंधी पहल का अधिकार किसे है? तो वो है भारतीय संसद को। भाई पता होगा आपको कि पूरी ताकत है जो भारतीय संविधान की, वो जो संशोधन करने की ताकत है वो संसद को है। संसद में कौन है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जी। वही संसद ही सबसे बड़ी ताकत है हमारे देश की। इसके बाद हम फ्रेंड्स देखते हैं कौन सा अधिकार अब आपात में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता, ये कौन सा अधिकार है? तो इसकी आपको जानकारी बेसिक सभी को होना चाहिए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार,
तथा जीवन की सुरक्षा का अधिकार। फ्रेंड्स, आपको व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है आपको कोई छीन नहीं सकता है और जीवन की सुरक्षा का अधिकार भी कोई छीन नहीं सकता है। इसके बाद संविधान के आर्टिकल 24 के अंतर्गत कितने वर्ष से कम आयु वाले किसी बालक को कारखानों या किसी अन्य जोखिम भरे काम में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। तो आपको पता होगा फ्रेंड कि 14 वर्ष से कम बच्चों को जोखिम भरा काम आप नहीं दे सकते हो, ना नियुक्त कर सकते हो और ना कोई ऐसे कारखाने में लगा सकते हो जिसकी उम्र 14 वर्ष हो या इससे कम हो। आपको इसमें प्रावधान है, आपको दंडित किया जाएगा अगर आप ऐसा करते हैं तो। संविधान के आर्टिकल 368 में किस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया? सभी को पता है फ्रेंड्स कि 368 में मैंने बताया था कि ये 368 वो बाण है जिसमें हम कह सकते हैं कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया होती है, अगर पूरा संविधान में इधर से उधर अगर कोई चेंजेस होता है तो आर्टिकल 368 के थ्रू होता है। इसलिए आर्टिकल 300 अमेंडमेंट के लिए आप याद रखिएगा कि आर्टिकल 368 बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का स्वरूप क्या है? संघीय भारत है फ्रेंड्स, राज्यों से मिलकर बना है वो संघ है हमारा। स्वतंत्र भारत हम बात करेंगे फ्रेंड्स। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालचारी। भारतीय जो हम स्वतंत्र भारत की हम बात करें कि प्रथम भारतीय जनरल थे तो पहले कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालचारी। इसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंड्स, यदि कोई सरकार निर्देशक तत्व की उपेक्षा करती है तो उसे निश्चित ही इसके लिए मतदाताओं के समक्ष उत्तरदायी होना पड़ेगा। यह कथन किसका है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का ये कथन है फ्रेंड्स। आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर BR जी का ये कथन है। इसको जो है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, आप देख सकते। तो फ्रेंड्स, हमने इस क्वेश्चन में देखा है कि यदि कोई सरकारी निर्देश तत्व की उपेक्षा करती है तो उसे निश्चित ही इसके लिए मतदाताओं के समक्ष उत्तरदायी होना पड़ेगा। यह कथन डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का है। इसके बाद हम देखते हैं मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यकता आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष संविधान संशोधन किस संविधान संशोधन के द्वारा कर दी गई है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा आपकी जो पहले वोट डालने की उम्र थी मिनिमम वो 21 वर्ष थी, उसके बाद अब 18 वर्ष कर दी गई है। किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई है? तो ये 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 21 वर्ष से आयु घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो उत्तर में है संसद के किसी भी सदन के द्वारा। मतलब संसद का कोई भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा, महाभियोग का आरोप लगा सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हम देखते हैं, अब वीडियो काफ़ी लंबा होने जा रहा है फ्रेंड्स, तो हम 2-4 क्वेश्चन और पढ़ेंगे, इसके बाद हम इसको कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद हम देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। संविधान के किस आर्टिकल द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो वो है आर्टिकल 123। आर्टिकल 123 के द्वारा संविधान के आर्टिकल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। भारत के राष्ट्रपति किसी ऐसे प्रश्न पर जिसमें विधि तथ्य के प्रश्न अंतर्ग्रस्त हो किससे परामर्श प्राप्त कर सकते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय से। यदि राष्ट्रपति महोदय को कोई परामर्श लेना है, कोई जानकारी लेना है या कुछ विधि तथ्य से प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न है तो आप भारत का सर्वोच्च न्यायालय है जिसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, आप वहाँ से परामर्श ले सकते हैं। ऐसा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी? तो आर्टिकल 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, मैंने बताया था फ्रेंड्स आपको कि एक मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें संविधान सभा की बैठक हुई थी। उस संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो बनाए गए थे, मैंने बताया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और फिर स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था, वो भी 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 में। फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए, आप कंटिन्यू इसको पढ़ते रहेंगे, वीडियो को बार बार देखते रहेंगे, कंटिन्यू आप देखते रहेंगे, मात्र सुनते रहेंगे तो फिर फ्रेंड्स सुनने से आपको ये चीज़ याद हो जाएगी, क्योंकि कोई भी हम यदि बार बार उसको पढ़ते हैं, रिपीट करते हैं, तो वो हमारे ऑटोमेटिक हमारे ध्यान में आ जाता है। इसके बाद हम फ्रेंड्स देखते हैं, अखिल भारतीय कांग्रेस ने किस वर्ष यह प्रस्ताव पारित किया कि भारत की जनता स्वयं बिना किसी विदेशी हस्तक्षेप के अपने संविधान का निर्माण करेगी? तो ये कब हुआ था फ्रेंड्स? 1936 में। क्यों? क्योंकि जब संविधान की बात आई तो भाई उसमें क्या बोलते हैं, विदेशी लोग जो थे, अंग्रेज लोग थे, वो अपने हिसाब से आपके भारत का संविधान का संचालन करना चाहते थे और उसमें कुछ उनके अधिकार थे। इसलिए फिर जब हमारे जो कह सकते हैं आप, जिन्होंने लड़ाई लड़ी है ना, चाहे वो राजनीतिक लड़ाई हो, चाहे वो देश को स्वतंत्र कराने की लड़ाई हो, तो जब उन्होंने संघर्ष किया तो वहाँ फिर ये एक ऐसा आया कि अखिल भारतीय कांग्रेस ने यह प्रस्ताव पारित कर दिया कि भारत की जनता स्वयं बिना विदेशी हस्तक्षेप के संविधान का निर्माण करेगी। तो जब निर्माण करने की बात आई तो फिर सभी ने इकट्ठा बैठक बुलाई, उसमें एक अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। इसके बाद 2 दिन बाद स्थायी अध्यक्ष बने, फिर उसमें ड्राफ्टिंग कमेटी अध्यक्ष बने और फिर संविधान का निर्माण होने लगा। और फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन में हम बात करेंगे, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो वो हैं फ्रेंड्स 6। जो मौलिक फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपके 6 हैं। मेरे हिसाब से पहले 7 थे, तो एक संवैधानिक अधिकार जो था शायद, या संपत्ति का अधिकार, उसको अलग कर दिया गया है, ऐसा कुछ है। आप इसको और डिटेल से पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु न्यायालय कितने प्रकार के रिट जारी कर सकता है? तो 5 प्रकार के। यदि मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु न्यायालय तो 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में दिया गया है? तो आर्टिकल 16। 15 में क्या है? समानता का अधिकार है फ्रेंड्स। वही ये क्या है? लोक नियोजन के विषय में समानता का उल्लेख है, आर्टिकल 16। इसके बाद फ्रेंड्स हम बात करेंगे, किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं वो धन विधेयक को बताता है कि धन विधेयक है कि नॉर्मल विधेयक है। तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि धन विधेयक जो पास करने की आवश्यकता है उसमें मात्र लोकसभा ही इतना सक्षम है कि स्वयं वो उसको पारित कर सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन, मैंने बताई था, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला में ये आपका शुरुआत हुआ था। तो फ्रेंड्स ये हमारा क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होते हैं। एक क्वेश्चन और हम पढ़ेंगे आगे। ये हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में किसके समक्ष दर्जा दिया गया है? तो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के समक्ष। यदि कोई योजना के, आप समझते हैं योजना आयोग चलती है, योजना आयोग के कोई उपाध्यक्ष हैं, तो उनको कोई हम भारत सरकार का पद की बात करें तो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के समकक्ष, मतलब समझते हैं आप, केंद्र सरकार का कैबिनेट मंत्री होना बहुत बड़ी बात है, तो उस मंत्री पद के समक्ष योजना आयोग के उपाध्यक्ष का पद होता है। तो फ्रेंड्स ये बहुत महत्वपूर्ण था। ये एक और क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लास्ट है, इसके बाद हम इसको वो करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स ये है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी विधेयक पास हुआ था? तो वो हुआ था
राजीव गांधी के कार्यकाल में। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे हमारे भारत के, तब दल बदल कानून था वो पास किया गया था। तो फ्रेंड्स आप देखिएगा, आज हम इस वीडियो में यहीं तक रहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे फ्रेंड्स। तो राजीव गांधी के कार्यकाल में दल बदल कानून पास हुआ था। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी आपको। फ्रेंड्स थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।